वेलकम टू एमडी काइनेटिक्स। प्यारे बच्चों, आज हम एसिड बेस्ड सॉल्ट का पार्ट 2 आपके साथ में लेके आए। इसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिड बेस में क्या कॉमन है वो, एंड पीएच स्केल, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में हमारा जो तीसरा जो पार्ट आएगा उसके अंदर हम सॉल्ट्स, कॉमन सॉल्ट्स जो हैं उसके बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो इसमें जो सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी है वो है एसिड एंड बेस की जो रिएक्शंस होती है वो मेटल के साथ में कैसी होती है। जब एसिड मेटल के साथ में रिएक्शन करता है तो वो सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सेम इसी तरीके से जब बेस को मेटल के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो भी सॉल्ट फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब जिंक से रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम जिंकेट फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है उसका लैब में किस तरीके से टेस्ट होता है ये हम एक बार देखते हैं। देखिए, जब एसिड और मेटल आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये तो हमको मालूम हो गया है कि वो सॉल्ट फॉर्म करेंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। तो इसके लिए हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे या एसिड लेंगे कोई भी, एंड उसके अंदर हम एक पीस ऑफ मेटल को डालेंगे। जैसे ही मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करने लगेगा तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। और इस हाइड्रोजन गैस के रिलीज होते ही जब हम इसके पास में जलती हुई तीली को लेकर जाएंगे तो ये एक पॉपअप साउंड क्रिएट करेगा। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो हम पढ़ते हैं, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में एसिड का रिएक्शन जब मेटल कार्बोनेट के साथ में अगर होता है तो इसमें एक सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम HCl को मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म करता है। इसमें मेटल क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करके मेटल मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। क्योंकि MgCO3 है तो इसमें से अगर हम एक मॉलिक्यूल पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल लें तो पीछे एक ऑक्सीजन बचेगी, और यहाँ पर क्योंकि दो हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर का फॉर्मेशन कर देते हैं। सेम इसी तरीके से अगर एसिड का मेटल बाइकार्बोनेट के साथ में भी रिएक्शन होता है तो भी यही फॉर्मेशन बनता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसमें भी आप देख सकते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एग्जांपल लेते हैं और उसको हम पोटेशियम बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड तो फॉर्म हो गया सॉल्ट के फॉर्म में, कार्बोनेट में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, पीछे बचा ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन, तो ये ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन मिलकर वाटर का फॉर्मेशन कर दिए। इस तरीके से मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स जो है वो एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं। इसमें एक बात याद रखने वाली है जो है, इसको आप नोट कर लीजिए कि सारे ही बेसिस जो है वो, कोई भी बेस जो है वो भी मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, इनकी कोई रिएक्शंस नहीं होती है मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट के साथ में। नाउ इसके बाद में हम देखते हैं थर्ड रिएक्शन जो है वो है एसिड एंड बेस आपस में रिएक्शंस भी करते हैं। यस, एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करेंगे तब भी ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे और वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होगा इसमें। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है एंड वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। सेम अगर मैं बात करूं दूसरे कोई भी एसिड लेते हैं, इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, जो कि हमने पिछले चैप्टर में केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में भी इसको हमने पढ़ा था। नाउ इसके बाद में हम जो फोर्थ
रिएक्शंस आती है या प्रॉपर्टीज जो आती है एसिड एंड बेसिस की, उसमें देखते हैं कि रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड, इसमें आप ये ध्यान रखिएगा अगर एसिड के साथ में, इसका मतलब कि ये बेस के साथ में कोई रिएक्शंस नहीं है। तो मेटेलिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर भी सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है तो कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होता है और वाटर का मॉलिक्यूल इसमें बनता है। दूसरा और एक रिएक्शन अगर हम देखें तो नाइट्रिक एसिड है अगर, तो नाइट्रिक एसिड को अगर हम जिंक ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन कराते, जिंक ऑक्साइड भी एक मेटेलिक ऑक्साइड है, तो अगर इसके साथ में अगर रिएक्शन कराते तो जिंक एंड नाइट्रेट ये आपस में जुड़कर जिंक नाइट्रेट फॉर्म कर देंगे और बची हुई ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके वाटर का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करके वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से नाइट्रिक एसिड जिंक ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करके जिंक नाइट्रेट फॉर्म करता है। इसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम देखते हैं कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो बेस के साथ में रिएक्शन करते हैं। बेस अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा तो भी सॉल्ट फॉर्मेशन होगा और वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है और अब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है। कार्बन इसमें क्या है, नॉन मेटल है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जब रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करेगा और वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। ये रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किस तरीके से बेस के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं ये हमने जाना। इसके बाद में अब हम देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी, कॉमन इन ऑल एसिड्स एंड बेसिस। क्या कॉमन होता है, देखिए कॉमन की अगर बात हम करें तो एसिड एंड बेसिस सारे को जब हम पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ऑल एसिड एंड बेस आर 100% आयनाइज्ड, ये सब 100% आयनाइज्ड होते हैं। एंड इफ जब ये आयन फॉर्म कर लेते हैं पानी के अंदर मिक्स करने पर इनके आयन फॉर्म हो जाते हैं तो ये आयन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर के तौर पे। अगर इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझें तो हम एक बीकर लेंगे और उस बीकर के अंदर हम दो रोड्स लगाएंगे, ठीक है, और इन रोड्स को हम एक बैटरी और एक बल्ब से अटैच कर लेंगे, ठीक है। और जब इसी साइड में दूसरी साइड में भी हम एक बीकर लेंगे और उसमें भी हम दो रोड्स लगा के उनको भी हम वायर और बल्ब बैटरी के साथ में अटैच कर लेंगे और दोनों ही बीकर्स के अंदर, एक बीकर के अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरेंगे तो दूसरे बीकर के अंदर हम डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड भरेंगे। तो क्या अब ये सब कुछ सिस्टम अगर हम जब बना लेंगे तो क्या इसके बाद में ये बल्ब ग्लो करेगा? यस, ये बल्ब ग्लो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिस बीकर के अंदर हमने डाला है वहां पे हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन बने, यानी कि प्रोटॉन एंड क्लोराइड बने, और जिस बीकर में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड भरा है उसके अंदर सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बने। तो इन आयन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट होगी, इलेक्ट्रिसिटी बनना स्टार्ट हो जाएगी और इस वजह से ये बल्ब जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑल एसिड एंड बेसिस के अंदर ये एक बात कॉमन रहती है कि ये वाटर के अंदर क्योंकि हमने यहाँ पे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? डाइल्यूट का मतलब होता है वाटर को ऐड करना। तो यहाँ पे जब हमने पानी के अंदर इनको जब ऐड किया तो ये 100% आयनाइज्ड हो गया। हाँ, एक बात ध्यान रखने की है कि 100% आयनाइज्ड कौन से एसिड होंगे? जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे वही 100% आयनाइज होते हैं। वीक एसिड्स में आयनाइजेशन थोड़ा कम होता है, तो ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पे किसी वीक एसिड को भरेंगे तो थोड़ा सा बल्ब ग्लो कम करेगा, आयनाइजेशन तो होगा लेकिन कंपैरेटिवली इनके कंपैरिजन में कम होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे कैसे स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड होते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। तो पानी की सॉल्यूशन में जब हम किसी भी एसिड और बेस को डालते हैं तो क्या होता है? देखिए, मोस्ट ऑफ द एसिड्स जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। मोस्ट ऑफ द एसिड्स, बहुत कम ऐसे एसिड्स होंगे जो कि
वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन उन एसिड्स के बारे में हम इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे। ये हम जब 11th क्लास में या 12th क्लास में जब जाएंगे तो हम इन एसिड्स के बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में क्या करेगा, जब आप किसी भी एसिड को, यानी कि जैसे एग्जांपल हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लेते हैं, तो ये जब हम वाटर के अंदर उसको डिसॉल्व करते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है और क्लोराइड आयन, ये हमने पहले अभी इलेक्ट्रिसिटी वाले में देखा है। तो ये जो हाइड्रोजन आयन है इस वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन अपने आप में एक बहुत ही अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, तो इस वजह से ये वाटर के साथ में अपना एक बॉन्ड बना के हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर देता है। तो इस H3O+ को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, ये और प्रोटॉन दोनों सेम ही होते हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। तो इन अबाउ रिएक्शंस acid releases hydrogen plus in water but isolated proton are highly unstable, that's why the proton gets hydrated, right? So अब ये हाइड्रेटेड कैसे होता है, इसका भी आपके पास आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर ये हाइड्रेटेड कैसे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं यहाँ पे H2, तो ये 2H+ फॉर्म करेंगे और सल्फेट आयन फॉर्म करेंगे SO4-2। अब ये 2H+ आयन जो है इस 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन आयन वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन करके 2 हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करेंगे। इस तरीके से इनका ये फॉर्मेशन होता है और ये हमारी, तो इसी के साथ में आपको अगर हम देखते हैं कि जो बेसिस है, जिस तरीके से एसिड्स पानी वाटर में डिसॉल्व होते हैं उसी तरीके से सर्टेन बेसिस कैन डिसॉल्व इन वाटर, और जो बेसिस पानी वाटर में डिसॉल्व होते हैं उनको हम एल्कलीज बोलते हैं, और इनका जो ये सॉल्यूशन फॉर्म होता है उसको हम एल्कलाइन बोलते हैं। तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के अंदर टूटता है, डिसोसिएट होता है। एक बात ध्यान रखने की है कि जिस तरीके से सारे ही एसिड्स पानी में डिसॉल्व होते हैं, वाटर में डिसॉल्व होते हैं, लेकिन सारे ही बेसिस जो हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, यानी कि कुछ सर्टेन बेसिस ही हैं जो कि पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं, बाकी के जो बेस हैं वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो इस तरीके के जो बेस जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते उनको हम बोलते हैं नॉन एल्कलीज। तो ये एल्कलीज एंड नॉन एल्कलीज के ऊपर भी मेरा एक छोटा सा वीडियो बना हुआ है, उसको भी आप जाके रेफर कर सकते हैं। कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दिया हुआ है। पीएच स्केल की, पीएच स्केल क्या है बेसिकली, स्केल फॉर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल, यानी कि इस स्केल के थ्रू हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। अब ये काम कैसे होता है, इससे समझने के लिए सबसे पहले हमको वाटर को थोड़ा सा देखते हैं। वाटर इज एन एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक मतलब यानी कि ये एसिड के जैसे भी रोल करता है और बेस के जैसे भी रोल करता है। तो ये क्या करता है, जैसे जब आप 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है ये हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के अंदर डिसोसिएट होते हैं, तो अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन की देखूं या हाइड्रोनियम आयन की जो कंसंट्रेशन अगर मैं लेता हूं तो ये कंसंट्रेशन होती है, ये फैक्ट है, इसको हमको समझना है और ये याद भी हमको इसको रखना है। तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जो वाटर के अंदर होती है वो होती है 10⁻⁻7 मोल। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसकी पीएच की बात करूं तो पीएच का मतलब हो गया नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ दिस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ दिस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो जब मैं इसकी नेगेटिव लॉगरिथम लेता हूं यानी माइनस लॉग करके इसका मैं लेता हूं तो ये पीएच मेरी आती है 7, इसलिए हम कहते हैं कि वाटर की पीएच जो होती है वो 7 होती है। सेम अगर मैं हाइड्रोक्साइड आयन की भी बात करूं, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, तो वो भी सेम ही होती है, उसकी भी वैल्यू भी 10⁻⁻7 मोल होती है। और इसका अगर हम पीओएच निकाल दें यानी कि नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, तो ये भी 7 के इक्वलेंट आती है।
अच्छा, इस तरीके से अगर मैं वाटर के कांस्टेंट को पी के डब्ल्यू को अगर पी एच प्लस पी ओ एच होता है तो इसमें हम देखेंगे कि 7 + 7 = 14, यानी कि अगर आप दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का डिसोसिएशन देखते हैं तो उसके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम आयन और अ प्रोटॉन एंड इक्वल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म्ड होते हैं, और इसी वजह से ये 14 होता है। तो अगर मैं ये जैसे 14 हुआ है तो इसी के बेसिस पर अब इस पानी के अंदर मैं आपको बात करता हूं कि व्हेन वी ऐड एन एसिड और बेस इन अ वाटर तो pH एंड pOH चेंजेस अकॉर्डिंगली। यस, यू आर राइट। अब कैसे चेंज होती है, जैसे कि एक वाटर का मॉलिक्यूल है वो H+ आयन और OH आयन में डिसोसिएट होता है। तो अगर मैं इस वाटर के अंदर एसिड को ऐड कर देता हूँ तो क्या होगा, जब मैं इस वाटर के अंदर एसिड को ऐड करूंगा तो एसिड को ऐड करने पर तो क्योंकि एसिड के पास में तो हाइड्रोजन आयन है तो हाइड्रोजन आयन और बढ़ने लगेंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन घटने लगेंगे। सेम अगर मैं इसी के अंदर कोई बेस को ऐड कर देता हूँ जिसके पास में हाइड्रोक्साइड आयन जैसे कि NaOH, तो जैसे ही मैं इसके अंदर NaOH ऐड करता हूँ वाटर के अंदर तो हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ वो घटने लगेंगे और हाइड्रो ऑक्साइड आयन बढ़ने लगेंगे। इस तरीके से ये पीएच में चेंजेस होना स्टार्ट होगा। अब हम पीएच की थोड़ी सी डिटेल स्टडी में और देखते हैं कि कितनी पीएच किस किस लेवल की होती है। एग्जाम्पल के तौर पे पीएच स्केल जो होती है वो 0 से 14 तक होती है। ठीक है, क्यों ये 14 तक होती है इसका रीजन मैंने आपको बता दिया है, बिकॉज ऑफ द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर, और उसके अंदर हाइड्रोजन आयन एंड वाटर हाइड्रोक्साइड आयन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होती है। इस वजह से पीएच प्लस पीओएच का टोटल वैल्यू जो है वो 14 आता है, इसीलिए ये पीएच स्केल 14 पर होती है। तो 0 की पीएच पर जो पीएच जो होती है वो बैटरी एसिड्स होते हैं उनकी पीएच होती है। इसी तरीके से अगर आप किसी भी पीएच की 1 है तो गैस्ट्रिक जूस जो होता है हमारी बॉडी के अंदर जो बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसकी पीएच 1 होती है। ऐसे ही लेमन जूस यानी कि जो नींबू का जूस जो रस जो होता है उसकी भी पीएच 2 के बराबर होती है। साथ ही कार्बोनेटेड बेवरेजेस जो हम लेते हैं उसकी भी वो भी एसिडिक होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, और उनकी पीएच 2 से 3 के बीच में होती है। एंड विनेगर जो है यानी कि एसिटिक एसिड जो है इसकी पीएच जो है वो 3 होती है। ऑरेंज जूस जो है ये पीएच 3 और 4 के बीच में होती है। कॉफी जो है ये भी एसिडिक इन नेचर में होता है और इसकी पीएच 4 to 5 के बीच में होती है। एग योग एल्बम इसमें भी होता है तो ये भी 5 to 6 के बीच में होता है पीएच रेंज इसकी। एंड मिल्क की जो पीएच रेंज होती है वो 6 to 7 के बीच में होती है। वाटर डिस्टिल वाटर जो होता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो डिस्टिल वाटर होता है उसकी पीएच 7 होती है। ब्लड जो हमारा होता है वो 7 और 8 के बीच में होता है उसकी पीएच रेंज। सी वाटर जो होता है उसकी पीएच स्लाइटली बेसिक हो जाएगी, यहाँ से बेस बनना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ने लग रही है और प्रोटॉन की घटने लग रही है। तो यहाँ पे सी वाटर जो है वो 8 की पीएच होता है उनकी। बेकिंग सोडा जो है उसकी पीएच 8 to 9 के बीच में होती है। इन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है उसकी पीएच हम 10 to 11 के बीच में होती है। अमोनिया की पीएच 11 होती है। ब्लीच जो होता है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 उसकी पीएच 13 से 14 के बीच में होती है। जो फ्रेशली डिस्टिल्ड वाटर होता है ये 7 की पीएच में होता है, इसलिए 7 से अगर आप 0 की तरफ जाते हैं तो आपकी एसिडिटी इंक्रीज होती है। यानी कि इसका क्या मतलब यह है कि जो 0 जिसकी पीएच है वो तो हाईली एसिडिक है और जिनकी पीएच 6
5 के करीब है वो पीएच में थोड़े से वीक एसिड में कहलाते हैं। सेम इसी तरीके से आप 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो बेसिसिटी इंक्रीज होती है, और इस बेसिसिटी में 8 से लेके 14 के बीच में है, तो 8 वाले या 9 वाले जो हैं उनकी वो कंपेरेटिवली वीक बेस होते हैं, जबकि 14 वाले कंपेरेटिवली हाईली एसिडिक होते हैं। सो कीप वॉचिंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एमडी काइनेटिक्स। फिर मिलते हैं हम दूसरे पार्ट के साथ। थैंक यू।